गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। और आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं सभी को एक बार शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारी सीरीज यहाँ पर चल रही थी एग्रो हॉर्टी एनिमल, और फोर्थ जो सेशन था वो रहेगा अर्थात तीनों का कंबाइंड। तो आज का जो सेशन रहने वाला है संपूर्ण कृषि विज्ञान, अर्थात तीनों को यहाँ पर याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट के लिए गए हैं, अर्थात एग्रोनॉमी के, हॉर्टिकल्चर के और एनिमल हस्बेंड्री के, तीनों के सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात करने जाएंगे उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लास को शेयर करेंगे। तब तक मैं भी बाकी स्टूडेंट तक भेज देता हूँ ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए वैसे ज्यादा टाइम ना लेकर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम कवर कर लेते हैं। चलिए आते रहेंगे स्टूडेंट, तब तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा गया है जिब्रेलिन है एक। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन याद रखिएगा, आपको यहाँ पर पूछा गया है तो ये वृद्धि रोधक होता है, वृद्धि उत्तेजक होता है, फल पकाने में सहयोगी होता है या फिर खरपतवार नाशी होता है। चलिए सभी यहाँ पर साथी बताएंगे, कोशिश करिएगा। इसका मतलब होता है, याद रखिए, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब ग्रोथ को रोकने वाला, इनहिबिटर। सेकंड है यहाँ पर ग्रोथ को प्रमोटर, अर्थात ग्रोथ को ये प्रमोट करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, प्रमोटर। और लास्ट में अर्थात आपको समझ आ रहे हैं, फल पकाने में सहयोगी या फिर खरपतवार नाशी या वेडिसाइड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कि ये जो जिब्रेलिन है वो क्या है। एक वीडिसाइड है, एक ग्रोथ इनिबिटर अर्थात वृद्धि रोधक है, वृद्धि को बढ़ाता है, या फिर ग्रोथ प्रमोटर है, या फिर फल पकाने में सहयोगी होता है। ठीक है, सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। हाँ, राम राम, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन को देखिए और सभी साथी यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए, तो आज के क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो जिब्रेलिन होता है ये क्या होता है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है, या फिर आप बोल सकते हो ये सर सेकंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये है ग्रोथ प्रमोटर। इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर आपको दो एग्जाम्पल याद रखने ही होंगे। वो कौन कौन से होंगे, तो वो ये याद रखिएगा। एक तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, और सेकंड हो जाएगा वो कौन सा रहेगा जिसे हम याद रखें एबीए से डिनोट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड है एमएच या फिर मेलिक हाइड्रेजाइड, और जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, किसकी ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। तो प्याज को जब स्टोरेज किया जाता है भंडारण गृह में, तो इस भंडार गृह में अंकुरित नहीं हो जाए, जर्मिनेशन नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए याद रखिए मेलिक हाइड्रेजाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। और अगर बात करें जिब्रेलिन की तो ये क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है अर्थात प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड डू रजत। हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, वृद्धि उत्तेजक। याद रखिएगा खरपतवार नाशी नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजूर का पुष्करम क्या कहलाता है। याद रखिएगा पुष्करम है या फिर खाने वाला भाग है, ये कुछ टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। खजूर की अगर बात करेंगे तो पहले ऑप्शन देखेंगे कि इसका होता क्या है। चलिए आप बताएंगे, कोशिश करेंगे। पेनिकल, स्पेडिक्स, कैटकिन या फिर सोलिटरी। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से यहाँ पर सभी जवाब दे दोगे आई थिंक, कोशिश है, उम्मीद है आप सभी से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सारे, तो आसानी से यहाँ पर आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई ज्यादा हार्ड यहाँ पर रहने वाला नहीं है ये क्वेश्चन। सर आज क्लास लेट थी, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर लेट है, आपको बताया गया था 8:15 का, लेकिन 8:30 पर यहाँ पर क्लास हुई है, तो इसके लिए
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप भी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए खजूर की अगर बात करें, डेट पाल्म की अगर बात करें, तो इन्फ्लोरेंस इसका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है याद रखिए स्पेडिक्स। लेकिन हम बात करें जैसे कि पेनिकल, पेनिकल का याद रखिए कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो ये तो धान का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा याद रखिए आम का क्या होता है, आम का क्या होता है, क्या मैं सही बता रहा हूँ कि पेनिकल होता है, बताइए, कंफर्म कीजिए। कैटकिन किसका होता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बताइए दोनों में से चूज कीजिए, कैटकिन किसका होता है और सोलेटरी किसका होता है। आप भी यहाँ पर याद रखिएगा, मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर एक क्वेश्चन के 10 जवाब दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको जिसके बारे में जो भी पता है वो आप बता सकते हो, ये तो हम क्लियर कर ही रहे हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपको याद है वो भी आप यहाँ पर याद रखिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि अदर स्टूडेंट है उनकी हेल्प हो सके। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि मेरे माइंड से निकल गए हो, अगर आप बताते हो तो वो याद रखिए सभी के लिए यहाँ पर फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो कोशिश आप भी करें और साथ साथ आप बताते रहे। हाँ विकास, आदित्य, गुड्डू, आदित्य और सेकेंड रामा, हाँ पत्ता गोभी बिल्कुल कैटकिन रहेगा। और सोलेटरी किसका होता है, तो सोलेटरी में विशेष तौर पर याद रखिएगा एक पॉपी होता है ना, पॉपी नाम तो सुना ही होगा, पॉपी की ओपियम पॉपी, ठीक है। उस पॉपी से ही याद रखिएगा कि जो पॉपी है इसका क्या होता है, ये एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। सोलिटरी, तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है उसका। बाकी इसका राइट आंसर है हमने जान लिया, जो सेकंड है स्पेडिक्स याद रखिएगा, ये खजूर, इसके साथ साथ याद रखिएगा केला, जैसे कि आपने बताया, हाँ केला, नारियल, हाँ इन तीनों का आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, बाकी कोई ज्यादा खास नहीं है। तो चलेंगे आगे की क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर याद रखिएगा पीला धब्बा रोग मुख्य रूप से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा येलो स्पॉट डिजीज के बारे में पूछा गया है, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की कमी, जस्ता या फिर मोलिब्डेनम की कमी। यहाँ पर याद रखिएगा आपको इसके बारे में पहले बताया गया था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर चेंज हुई है, क्वेश्चन वही सेम है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज का यहाँ पर फर्क है। जैसे कि फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की कमी, जिंक या जस्ता की कमी या फिर मोलिब्डेनम की कमी, तो यहाँ पर याद रखिए येलो स्पॉट डिजीज के बारे में आपको बताया गया था, तो यहाँ पर बस येलो स्पॉट आपको दे रखा है, पत्ती धब्बा रोग आपको दे रखा है, तो आसानी से हमने क्लियर किया था कि ये जो मुख्य डिजीज है ये किसका है, नींबू वर्गीय फलों का है, या फिर आप बोल सकते हो ये सिट्रस प्लांट का है, और ये मुख्य तौर पर किससे होता है, याद रखिएगा मोलिब्डेनम की कमी से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर हमारा फोर्थ निकल के आएगा, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत में अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू रोग का कहां से आया, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर याद रखिएगा जिसकी शुभारंभ हुआ था, शुभारंभ तो नहीं कह सकते, एक दुख का आरंभ भी बोल सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जो डाउनी मिल्ड्यू है ये एक अदर कंट्री से आया था भारत में, और याद रखिएगा इसने बहुत ज्यादा लॉस किया है फसल को, इसलिए तो इसके लिए जो इसके कंट्रोल के लिए यूज किया गया था वो कौन सा था, बोर्डेक्स मिश्रण। सबसे पहले जिसकी खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा बोर्डेक्स पीएमए मिलार्डेट के द्वारा जिसकी खोज की गई थी, और सबसे पहले याद रखिएगा किसके कंट्रोल के लिए इसका बोर्डेक्स मिश्रण का यूज किया गया था, तो वो याद रखिए अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू ही था, ठीक है। ये क्या होता है, कवक जनित रोग होता है, इसलिए याद रखिएगा बोर्डेक्स मिस्टर भी क्या होता है, एक फंजीसाइड होता है, एक कवकनाशी होता है, ठीक है। ये कुछ मेजर पॉइंट थे वो आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो डिस्कवर किया गया था बोर्डेक्स मिश्रण, बोर्डेक्स मिश्रण किसने किया था, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा किया गया था, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले याद रखिएगा कंट्रोल किसके लिए किया गया था, नियंत्रण, तो नियंत्रण तो आप देख ही रहे हो इस क्वेश्चन के लिए, अर्थात डाउनी मिल्ड्यू किसकी, अंगूर का, इसके लिए किया गया था, और इसकी एंट्री याद रखिए यूरोप देश से हुई थी, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। तो हाँ आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट है अर्थात यूरोप, जैसे कि देख पा रहे हैं श्रीलंका नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी दिया है उसका राइट आंसर है, जैसे कि देख पा रहे हैं एक भी यहाँ पर नहीं दे पाए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और कोशिश करें सभी क्वेश्चन है उसको आप अटेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है, तो यहाँ पर ग्रेप्स के बारे में पूछा गया, याद रखिए सबसे पहले हम हॉर्टिकल्चर को कवर कर रहे हैं, उसके बाद में हम
एग्रो और उसके बाद एनिमल को कवर करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए अंगूर का भंडारण कितने तापमान पर किया जाता है, ग्रेप्स का तो आपको पता ही होगा, याद रखिएगा वाइटिस विनिफेरा, वाइटिस जिसकी फैमिली होते हैं, जिसका यूज याद रखिएगा रम या फिर बियर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा, हाँ गुड इवनिंग आर एस। तो इसका राइट आंसर जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है, बस फर्क है केवल कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, तो इसको थोड़ा सा सुधार कीजिए, बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न एग्री डिस्कस्ड, आर एस मीना, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर याद रखा फर्स्ट ऑप्शन ही रहेगा, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे कि आपको अदर याद है, उसके हिसाब से अगर आप तुक्का मार रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। 5 से अदर के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे कि किसके लिए यूज कर सकते हो, बट इसके लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आलू वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो इसका तो राइट आंसर फर्स्ट निकल के ही आएगा, बाकी को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। खिरनी और रेयन किस फल वृक्ष के रूट स्टॉक है या फिर मूल ग्रंथ है। यहाँ पर याद रखिए मूल ग्रंथों की बात की जाती है, कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसको शायद हमारे 3 से 4 दिन पहले क्लास लगी थी, उसमें कवर किया था हमने, इसलिए याद रखिए ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आसानी से आप यहाँ पर जवाब दे दोगे। हाँ, पासेस है मसालों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है, अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन पर आइए कि खिरनी या रेयन किस फल वृक्ष का यहाँ पर मूल ग्रंथ होता है। आपको बताया गया था नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है रूट स्टॉक, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है सांकुर शाखा या फिर सायोन जिसे हम कह देते हैं। और दोनों के अगर बीज की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, इंटरनोड होता है। क्या होता है, इंटरनोड होता है, जो कि जेट में पूछा गया था। या फिर याद रखिए डबल ग्राफ्टिंग के लिए अगर बात करें तो उसमें याद रखिए बीच वाला हिस्सा ही काम में लिया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, या फिर आप जिसे बोल देते हो डबल वर्किंग, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि खिरनी या रेयन किसका होता है, चीकू, अंगूर, नींबू या फिर आंवला। ठीक है, तो इस टाइप के आपको याद रखने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर जवाब देते रहे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, नींबू तो हो ही नहीं सकता। चलिए 2 ऑप्शन हटा देता हूं, अब दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है, दोनों में से चूज करके भी आप बता सकते हो आसानी से, एक दूसरे की कॉपी नहीं करना है। खिरनी या रेयन की पूछा गया है, तो खिरनी क्या नींबू का होगा, नहीं हो सकता। हाँ, विकास जी का सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर आया है, क्या ये सही है, विकास जी भी थोड़ा सा गलती कर बैठे हैं। चलिए चीकू का होता है, सपोटा का होता है, याद रखिएगा सपोटा या चीकू के होते हैं ये दोनों ही। और ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड है, तो इस क्वेश्चन को तो आप भूल ही नहीं सकते, याद रखिएगा, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इसी में गलती कर रहे हो तो थोड़ा सा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा आगे से गलती नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बेस पे है कि साल्ट क्रीक और डोगरीज किस फल वृक्ष का मूल ग्रंथ है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोनों मूल ग्रंथों के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन वही सेम है, चीकू, अंगूर, नींबू और आंवला। आपका राइट आंसर क्या होगा वो आप जल्दी से बताइए। आज स्टूडेंट बहुत कम है, आज कोई प्रॉब्लम है या फिर अदर जगह पहुंच चुके हैं। फिर सी दे रहे हो आप, फिर गलत कर रहे हो, सी तो देना ही नहीं है, नींबू के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा मैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इस बार सही दे रहे हो, ठीक है, मॉडर्न एग्री, सी ऑप्शन दे रहे हो फिर भी गलत है। सेकंड ऑप्शन जिसने भी दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा अंगूर के हैं, किसके हैं ये, अंगूर के हैं, साल्ट क्रीक और डोगरीज दोनों ही, या फिर एक, अब आपसे क्या बोले, सभी गलत कर रहे हो, मैच देखने लगे हुए हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, मैच भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये भी जरूरी होता है, मैच अपने टाइम पे चलेगा, ये अपने टाइम पे चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे जो नहीं देख पा रहे हैं, मैच भी इंपॉर्टेंट है। कुछ साथी उसके लिए बहुत सारे परिश्रम करते हैं कि कब आएगा हमारा मैच, कब हम देखने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में देख सकते हैं क्लास को।
डली रहेगी, तब तक हम तो पढ़ लेते हैं, बाकी आए या नहीं आए, ठीक है। गन्ने का ग्रासी सूट रोगजनक रोगकारक है, जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चलिए आप बता दीजिए जब तक। और अदर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो होता है बैंगन का छोटी पत्ती रोग, बैंगन का लिटिल लीफ या फिर जिसे हम बोल देते हैं छोटी पत्ती रोग, तो ये किससे होता है, लिटिल लीफ। चलिए कुछ याद आया, इससे नहीं आ रहा तो एक और लिख लीजिए। तिल का फाइलोडी रोग किससे होता है, तिल का फाइलोडी रोग किससे होता है। अब तो कुछ याद आ गया होगा। तो हाँ, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से, याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, जो माइकोप्लाज्मा है इससे मुख्यतः 3 बीमारियां आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, 3 रोग तो जरूरी याद रखने हैं कि बैंगन का छोटी पत्ती रोग, तिल का फाइलोडी रोग और याद रखिए गन्ने का ग्रासी सूट रोग। ये तीनों ही याद रखिए माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। वो तीनों में से एक तो आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो तीनों आपको वो विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, तिल का फाइलोडी और गन्ने का ग्रासी सूट डिजीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि बीटी कपास में प्रति हेक्टर पौधों की संख्या क्या होती है, 5000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000 पौधे पर हेक्टेयर। ऑप्शन है, याद रखिए प्रति हेक्टर के बारे में पूछा गया है कि पौधों की संख्या क्या आने वाली है। बीटी कॉटन की अगर बात करें तो बीटी कॉटन का यूज है वो याद रखिए बोलवर्म के नियंत्रण के लिए इसका यूज किया गया था। किसके अगेंस्ट इसका यूज किया गया था, याद रखिएगा बोलवर्म के नियंत्रण के लिए, बोलवर्म के कंट्रोल के। और इसमें बीटी क्या होती है याद रखिएगा इसमें बीटी याद रखिए एक जीवाणु जनित रोग है, या फिर एक जीवाणु में से याद रखिएगा इसमें क्या है, जीन ट्रांसफर किए गए थे, तो बीटी क्या है, जीवाणु। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें याद रखिएगा कौन कौन से जीन को ट्रांसफर किया गया था, क्राई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी। ये कुछ जीन थी जिनका यूज इसके लिए किया गया था बीटी कॉटन के लिए। तो इनका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि बीटी कॉटन है बैसिलस thuringiensis। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सभी का यहाँ पर जवाब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अमित कुमार यादव, आदित्य ने बताया है, बाकी सभी इसका राइट आंसर दिए हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा वो सेकंड ऑप्शन ही रहने वाला है, क्योंकि बीटी कपास में जो यहाँ पर याद रखिएगा प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होती है वो होती है 10,000 पौधे पर हेक्टेयर। ठीक है, चलिए बाकी ये टर्म है अर्थात बोलवर्म, जीवाणु, क्राइफास्टेसी और सेकेंड एबी, इनको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे, परिपक्व गन्ने की ब्रिक्स पाठ्यांक मान कितना होता है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स वैल्यू होती है जिसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा मान लीजिए कोई सा भी ऐसी प्लांट है जिसकी मेच्योरिटी इंडेक्स आपको ज्ञात करना है। याद रखिएगा ये जो ब्रिक्स है ये क्या है, एक याद रखिएगा कटाई सूचकांक आप बोल सकते हो या फिर परिपक्व सूचकांक से आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, तो इसके यंत्र का हम पहले नाम लिख देते हैं, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, या फिर नॉर्मल आपको पूछा जा सकता है रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, तो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज यहाँ पर याद रखिए चीनी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आपका जवाब क्या रहेगा कि सर इसका यूज तो हम चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। और याद रखिए इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो किस में निकाली जाती है, याद रखिएगा इसका जो मान आएगा वो डिग्री में आएगा। क्या किस में आएगा, याद रखिएगा डिग्री में आएगा। इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर जो ये सिंबल लगाया गया है ये डिग्री का सिंबल है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर आएगा, 10 से 12 डिग्री, 12 से 14 डिग्री, 16 से 18 डिग्री या फिर 20 से 25 डिग्री। हाँ, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, या फिर केवल आपको रिफ्रैक्टोमीटर पूछेगा कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है चीनी की मात्रा, और चीनी की मात्रा याद आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका तो यूज गन्ने में किया जाता है। किसके लिए, इसकी मैच्योरिटी इंडेक्स याद करने के लिए, जिसे हम डिग्री में कैलकुलेट करते हैं। और इसका जो अगर हम बात करें, याद रखिएगा कितना होता है मैच्योरिटी इंडेक्स या फिर ब्रिक्स वैल्यू, तो ये होती है 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स। कितनी होती है, 16 से 18 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, हाँ फिर भी गलत कह रहे हैं यहाँ पर सवा
विकास सिंह, अमित कुमार, ठीक है। हैंड रिफ्रैक्टोमीटर हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चारों पॉइंट आपके पास होने चाहिए, चारों पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है ब्रेसिका एल्बा किसका वानस्पतिक नाम है? सरसों का, तारामीरा का, सफेद सरसों का या फिर राई का? ब्रेसिका एल्बा यहाँ पर पूछा गया है। एक होता है, याद रखिए, ब्रेसिका जुनसिया, एक होता है ब्रेसिका नाइग्रा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, वो पूछा गया है ब्रेसिका एल्बा का। चलिए बताइए कि ये किसका नाम होता है? क्या सरसों का होगा, क्या तारामीरा का होगा, क्या सफेद सरसों का होगा, क्या फिर राई का होगा? आपका राइट आंसर क्या निकल के आता है? हाँ चलिए विकास जी, हाँ विकास जी बता रहे हैं यहाँ पर थर्ड होगा, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर याद रखिए सफेद सरसों की अगर बात करें तो ये जो दिखाई दे रहा है ये तो हो जाएगा सफेद सरसों का, अर्थात ब्रेसिका एल्बा है, इसका मतलब तो क्या है, सफेद सरसों। लेकिन बाकी का अगर बात करें तो इसका आप याद रखिए दोनों आप लिख सकते हो, जैसे कि ब्रेसिका स्पीशीज भी आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ब्रेसिका जुनसिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों करेक्ट रहेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं जैसे कि तारामीरा का क्या होता है, तो तारामीरा का तो इरुका सेटाइवा होता है। क्या होता है? इरुका सेटाइवा तारामीरा का नाम होता है। इसे भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे या फिर आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और राई की अगर बात करेंगे तो इसका क्या होता है? ब्रेसिका, आगे बताइए। तो इसका हो जाएगा, याद रखिए, नाइग्रा या निग्रा भी जिसे बोल देते हैं, जैसे आप लिखो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप क्या बोलते हो इसे, नाइग्रा या निग्रा, ठीक है, जो भी है वो आप याद रखें। दोबारा से रिपीट करूंगा एक बार, ब्रेसिका जुनसिया, इरुका सेटाइवा, सफेद सरसों का ब्रेसिका एल्बा, और लास्ट में हमने लिखा राई का जो है ब्रेसिका नाइग्रा, ठीक है। चारों याद रहेंगे, चारों के बारे में आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर बात करेंगे कि रेसो का राजा किसे कहा जाता है? तो रेसो का राजा है, ये क्वेश्चन आया था, याद रखिए, सुपरवाइजर में आया था। अब इस क्वेश्चन में काफी लड़ाई हुई थी, झूठ कहता था मैं हूं राजा, कपास कहती थी मैं हूं राजा, लेकिन जीता कौन था? आपको बताना है कि इनमें दोनों में जीता कौन था। दो को तो मैंने काट ही दिया, पर्सन और सनई तो होगा ही नहीं, इसका राइट आंसर दोनों में से ही रहने वाला है। सोनम जी गुड इवनिंग, आप लेट हो थोड़ा सा, शुरू अर्थात 8:30 तक आपको प्रेजेंट हो जाना है, ठीक है। मॉडर्न एग्री ए ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, विकास जी सेकंड ऑप्शन, लब्बू जी ए ऑप्शन, विकास सिंह सेकंड ऑप्शन। आप भी यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो ना इस क्वेश्चन के साथ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको नॉर्मली पूछा जाता है तो आपको कपास ही याद रखना होगा, रेशा तो सभी से प्राप्त किया जाता है। मैं यहाँ पर बात करूँ चाहे सनई की, चाहे पटसन की, कपास की या फिर जूट की। गोल्डन फाइबर अगर आपको स्पेशली पूछा जाए तो आपको जूट करना है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पर याद रखिए कपास ही करना होगा, आप जूट नहीं कर सकते, ठीक है। जो लास्ट जो फाइनली माना गया था, दोनों की लड़ाई में जो जीता था वो कपास ही जीता था, तो हम भी इसको राइट आंसर मानेंगे, वो कपास ही मानेंगे, क्योंकि हम जूट को नहीं मान सकते। बाकी यहाँ पर जूट के बारे में इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए, गोल्डन फाइबर अगर आपको पूछता है तो हाँ, यहाँ पर जूट है वो विनर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में कपास ही विनर माना जाएगा, तो किंग ऑफ फाइबर कॉटन को ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि झुमका मूंगफली में प्रति हेक्टेयर जो बीज दर है वो कितनी रखी जाती है? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या फिर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम। यहाँ पर पूछा गया, याद रखिए, बंच टाइप की, एक होता है स्प्रेड, एक होता है बंच। तो यहाँ पर बंच मूंगफली है, उसकी यहाँ पर सीड रेट पूछी गई है, तो आप बताएंगे। हाँ सफेद सोना है होता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सफेद सोना के साथ साथ आपको याद भी रखना है, सोना है बस, सोने वाला सोना नहीं है, स्लिप वाला, ठीक है, ये है गोल्ड वाला सोना। आगे बढ़िए, 60 से 80 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम, या फिर कितनी? हाँ इसका तो राइट आंसर आप दे दोगे, इजिली दे सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है नॉर्मली आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। फिर भी यहाँ पर गलत कर रहे हैं,
ए ऑप्शन वाले, इसमें भी क्या आपको दिक्कत आ गई? ठीक है, मानते हैं यहाँ पर याद रखिएगा 60 से 80 और 80 से 100, आपको दो ही ऑप्शन देखने हैं। बाकी अगर आपको याद है ना, तो इन दोनों ऑप्शन को तो आप बिल्कुल इजीली छोड़ सकते हो। इन दो ऑप्शन को तो आप बिल्कुल नकार ही सकते हो ना, यहाँ पर आपको जरूरत कहाँ पर है? इन दोनों को तो बिल्कुल काट दीजिए कि सर ये तो होगा ही नहीं, बस दोनों हो में से होगा, इनमें से दोनों में से होगा। अब इसका आप कैसे अनुमान लगाओगे कि कम किसकी होगी ज्यादा किसकी होगी? इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर याद रखिएगा, मगर नॉर्मली सी बात अगर पूछता हूं आपको कि मान लीजिए कोई एक ऐसी वस्तु है जो कि कम जगह घेर रही है और एक ऐसी वस्तु है जो कि ज्यादा जगह घेर रही है, तो आप ये बताइए बीज इसमें ज्यादा लगेगा या फिर बीज इसमें ज्यादा लगेगा? तो कॉमन सी बात है, मतलब ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो अब आप ये बताइए कि सर ए में ज्यादा बीज लगेगा या फिर बी में ज्यादा लगेगा? खुद बताइए, अभी देखना आप ही बता दोगे इसका जवाब। मतलब ए में बीज दर ज्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी, और बी में ज्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी? चलिए ए आगे डैश करके आपको लिखना है कि ए ज्यादा या फिर बी ज्यादा। चलिए बताइए। हाँ तो बस ना, ए ऑप्शन की बात कर रहे हो ना, तो ज्यादा बीज दर याद रखिए एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो स्पेस कम घेर रहा है। दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से कि ये स्पेस कम घेर रहा है, इसलिए याद रखिएगा इसकी क्या है, स्पेस, अर्थात ये स्पेस कम घेरेगा तो इसकी सीड दर भी तो कम होगी। ये क्या है, स्पेस ही ज्यादा घेर रहा है, तो इसकी क्या है, बीज दर क्या होगी? सॉरी, इसकी उल्टा कर रहे हैं। इसकी याद रखिए स्पेस अगर कम घेरेगा तो इसकी बीज दर ज्यादा होगी, लेकिन ये स्पेस ज्यादा घेर रहा है इसलिए इसकी बीज दर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो, इस टाइप से आप माइंड में एक थ्योरी बना सकते हो कि जिसका याद रखिएगा, मान लीजिए बीज है वो अगर कम जगह घेर रहा है तो उसका बीज है वो ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, और अगर ज्यादा जगह घेर रहा है तो उसका बीज है वो कम लगने वाला है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बंच की, तो बंच क्या है, एक गुच्छा है, तो गुच्छा ज्यादा खेलेगा, जगह घेरेगा, या फिर फैलने वाली, तो स्प्रेडिंग या फिर झुमका। डिफरेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसके राइट आंसर क्या रहेगा आप बताइए। चलिए सभी एक बार बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दोबारा से बताएंगे, अगर आपने बता दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से बताएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो। बिल्कुल। हाँ अमित कुमार जी, नमस्ते। ठीक है ना, क्लियर हो चुका है ना ये कॉन्सेप्ट? तो हाँ, इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो सेकंड ऑप्शन ही निकल के आएगा। तो फर्स्ट का कौन से हो जाएगी, फैलने वाली। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो फैलने वाली है मूंगफली, उसकी बीज दर कितनी होती है अगर पूछ ले, तो उसकी होती है 60 से 80, और जो बंच टाइप की है झुमके वाली है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये आप टिप चुके हो, स्लाइड आगे हो गई थी इसलिए, कि मेष्टा का एक गांठ का वजन कितना होता है, 160, 170 किलोग्राम प्रति बाल, 180 किलोग्राम प्रति बाल, या फिर 181 किलोग्राम प्रति बाल। चलिए बताएंगे कि मेष्टा का कितना होता है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर बताया है विकास ने, तो थोड़ा सा आगे चले हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेशम तो अपने वैसे कोई काम नहीं आती है चैप्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता रहे हो तो अच्छी बात है। गुड्डू जी यहाँ पर बता रहे हैं 80 से 100, कोई दिक्कत नहीं है, सबका समझ आ चुका है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। मेस्टा का क्या होता है आदित्य जी, ये पटसन होता है। ठीक है, क्या होता है ये, पटसन होता है। पटसन को ही इंग्लिश में मेस्टा कहते हैं। ठीक है, तो इसका कितना होता है ये आपको 3 बार करवा दिए थे हम ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपके जवाब भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आता है कॉमन। ठीक है, मतलब कम से कपास, कम से कपास, कपास का कितना होता है 170 होता है, इसके बाद में जूट, और इसके बाद में पटसन। ठीक है, कपास, जूट, पटसन लगातार आप याद रख सकते हो। 170, 80, 81। 170 कपास का होता है, 180 जूट का होता है, और 181 पटसन या मेस्टा का होता है। ठीक है, तीनों आप याद रख सकते हो।
ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी को पता इसके बारे में चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रोकार कैन्युला यंत्र का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन जितनी बार पूछो जितनी बार कम है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम ऑफिशियली यहाँ पर याद रखें, इसे छोड़ नहीं सकते। क्लियर तो हम हर बार करेंगे। जहरबाद, गलघोटू, जोहेनिस बीमारी या फिर टिम्पेनाइटिस या फिर जिसे आफरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑफिशियली आप यहाँ पर बिल्कुल, इस क्वेश्चन में हम ज्यादा औपचारिकता नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है, सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टिम्पेनाइटिस आप याद रखें, इंग्लिश वर्ड आपको पूछा जा सकता है, अगर वो हिंदी वर्ड नहीं देता है तो भी आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो टिम्पेनाइटिस विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में आजकल वर्ड पूछे जाते हैं क्योंकि वो हिंदी वाला शब्द को देता ही नहीं है, इंग्लिश में ही पूछता है। इंग्लिश में ही याद रखिएगा, टिम्पेनाइटिस आपको लिख देगा या फिर आपको पूछ लेगा ब्लोट क्या होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आफरा के बारे में सभी को पता है, दूषित गैसों से याद रखिए आफरा होता है। आफरा में क्या होता है याद रखिएगा, पेट है वो फूले नुमा संरचना में बदल जाता है या फिर फूला हुआ दिखाई देता है। और इससे याद रखिए ट्रोकार कैनोला, ये जो यंत्र है इससे क्या है, इसकी जो हानिकारक गैस है उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दी जाती है, जिससे क्या होता है आफरा है वो शांत हो जाता है। ठीक है, या फिर याद रखिए आफरा है ऐसी कंडीशन में भी हो जाता है जब क्या है पशु ज्यादा अवस्था में हरी चारा खा लेता है, तो उस कंडीशन में भी याद रखिएगा आफरा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन था। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। अर्थात ये पूछ रहा है कि कितनी बार पिलानी चाहिए। हमने पिछली बार में बात किया था ना, फिताकृमि क्या होता है, इंटरनल पैरासाइट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि टैपवर्म या फिताकृमि वगैरह अगर लग गए पशु को, तो आप उसको नियंत्रण करने के लिए कितनी बार आंतरिक परजीवी मारने की दवा पिलाओगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष में एक बार, प्रत्येक माह में, वर्ष में 2 बार या फिर 2 वर्ष में 1 बार। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी ने जवाब दिया है। यहाँ पर इसको बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आप सभी यहाँ पर एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है, वर्ष में 2 बार इसको पिलाई जाती है। और याद रखिएगा आंतरिक परजीवी सबसे ज्यादा जो समस्या आती है याद रखिएगा पैरासाइट वाली, ये किस में आती है, भेड़ में आती है। ठीक है, बाकी में तो कम देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो वो याद रखिएगा सेप या भेड़, जिसे वनस्पति का शत्रु भी कहा जाता है। क्या सही है, बताइए। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका राइट आंसर है वो सी है। वर्ष में 2 बार याद रखिएगा आप इंटरनल पैरासाइट मारने के लिए दवा का यूज कर सकते हो। ठीक है, वो काफी सफिशियंट मात्रा है, अगर आप वर्ष में 2 बार भी दे रहे हो तो वो सफिशियंट है, आराम से वो खत्म कर देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसे जीके में कवर कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पर याद रखें एग्रीकल्चर में कवर कर सकते हो। वैसे याद रखिए वृक्षों से रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है कि खेजड़ी की वृक्ष एवं वन्य जीव के महत्व को समझाने वाले संत कौन थे। संत बालानंद चार्य जी, संत झाम्बो जी, संत पीपा जी या फिर संत दादू दयाल जी। ठीक है, वृक्षों से संबंधित है या फिर आप बोल सकते हो जो पर्यावरण प्रेमी थे। ठीक है, पर्यावरण प्रेमी कौन थे इनमें से, वो बताइए। सोनू जी, हाँ कुछ नए साथी है उनका लाइव स्ट्रीम पर मोस्ट वेलकम है। बाकी अगर आप नए साथी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ क्लास को शेयर करते रहे। ठीक है, बाकी ये हमारा आज का लास्ट सेशन का अर्थात लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद में हम सेकेंड सेशन में मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आपको कल आना है, एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस को कवर करके आना है। कोई सा भी क्वेश्चन कोई से भी टॉपिक से पूछा जा सकता है, कोई हम मेजर टॉपिक यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थात सभी टॉपिकों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ओके, चाहे वो फर्टिलाइजर का आप ले सकते हो, चाहे पोषक तत्व का ले सकते हो, चाहे फसल का ले सकते हो, या फिर अदर कोई भी टॉपिक है जैसे खरपतवार का आप ले सकते हो। ठीक है, तो सभी को एक बार आप नजर फेर कर आना ताकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करवाई जाए वो आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, जाम्बोजी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जाम्बोजी, जाम्बोजी को याद रखिएगा
इसे विश्नोई संप्रदाय का देवता भी कहा जाता है या फिर विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक भी इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा पर्यावरण प्रेमी आप बोल सकते हो वो झामोजी ही है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा खेजड़ी का एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो कहाँ पर लगता है, याद रखिएगा खेजड़ली में लगता है। खेजड़ली अर्थात जो कि जोधपुर में है। और याद रखिएगा अमृता देवी बिश्नोई, याद रखिएगा जो खेजड़ली है ये फेमस क्यों हुई थी, अमृता देवी बिश्नोई के कारण। क्यों? क्योंकि उसने याद रखिएगा वृक्ष को काटने के बजाय अपनी जान देना उचित समझा, इसलिए याद रखिएगा वृक्ष को काटने से पहले अपनी जान न्योछावर उन्होंने कर दी थी। इसलिए याद रखिएगा ऐसा महान बलिदान के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। जो भी यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी होते हैं उन्हें याद रखिएगा अमृता देवी पुरस्कार ही दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें लगभग 363 लोगों ने जान दी थी वृक्ष को बचाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके लिए अगर हम बात करें तो खेजड़ी वृक्ष आप बोल सकते हो या फिर 12 सितंबर किस दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा ये मेला 12 सितंबर, इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। तो उसी के 4 दिन पहले 12 सितंबर को याद रखिएगा खेजड़ी वृक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसे हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एवरीवन। ओके, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, विश्नोई संप्रदाय तो 20+9 नियम इन्होंने दिए थे, ऐसे आप याद रख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। डायरेक्ट कमेंट के सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन है बेझिझक आप पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड नाइट एवरीवन, मोस्ट वेलकम एवरीवन।